सोचो क्या होगा उस देश का जहां सिर्फ साफ हवा मांगने के लिए अरेस्ट हो जाते हैं। एक पूरी जनरेशन को लत लगा दी गई है, कभी रील्स की तो कभी ड्रग्स की। और जब उनके हीरोज गैमलिंग, गन्स, अल्फा मेल कल्चर ये प्रमोट कर रहे हैं, जब जब सड़कें ही मौत का कारण बन जाती हैं और एजुकेशन सिस्टम इसे जॉब्स के लिए तैयार करना चाहिए, इतना आउटडेटेड है कि वो कोई स्किल नहीं सिखा रहा। ऐसी नौकरी के लिए तैयार कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जहां सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। सोचो, मेरा नाम लव सिंह है, मैंने आईआईटी बीएचयू से पढ़ाई की है। मैं अभी एक एआई इंजीनियर हूँ और मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एआई से असेसमेंट करवाता है। 70,000 स्कूलों में हमारा एप्लीकेशन चलता है और 5 मिलियन स्टूडेंट्स का असेसमेंट हम कराते हैं। ये मेरी दुनिया है। लेकिन पिछले कई सालों से मैं कुछ चीजें देख रहा था जिसके बारे में मैंने सोचा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो मुझे अंदर से खा रही थी और मुझे काफी गुस्सा भी दिला रही थी। ये शायद 2022-23 की बात होगी। फोगाट का वुमेन रेसलर का प्रोटेस्ट हुआ था ताकि ब्रिजभूषण जैसे लोग और सेक्सुअल हरासमेंट ना कर सके, एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके। बट मैंने क्या देखा, वहां कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं, कोई वॉयलेंस नहीं, फिर भी पुलिस पहले ही उठा के ले गई, पहले नारा पड़ते ही उठा के ले गए सबको और जानवरों की तरह उठा के लेके गई, जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, अभी इस साल सीपी में सेंट्रल पार्क में एनिमल राइट्स का एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें लोगों को उठा के लेके गए। वो बस इतना बोल रहे थे यार, वो जानवरों के लिए लड़ रहे थे जो बेचारे बोल भी नहीं सकते अपने लिए। और ऐसा ही एयर पोल्यूशन के प्रोटेस्ट में भी हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत अनकंफर्टेबल है कि ये जो जितना पूरा सिस्टम है ना, ये हमारी पुलिस, हमारी कोर्ट्स, ये हमारी पुलिस, हमारे कोर्ट्स, हमारी गवर्नमेंट, ये कभी हमारे लिए बनी ही नहीं थे। हमारे टैक्सेस से बने हैं, हमारे वोट से बने हैं, हमारे अटेंशन से चलते हैं, बट हमारे लिए नहीं बने। और आज मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इंडिया यूथ को तोड़ा जा रहा है। चलो चलते हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूं। हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम कितने बड़े फेलियर हैं, इसी बात से पता चल जाता है कि किसी भी क्लास में जाओ तो केवल 40% लोगों को उस क्लास के हिसाब से पढ़ना आता है, केवल 40% बच्चों को। और ये हमारा खुद का निपुण का डेटा हमें बताता है कि केवल 40% बच्चे ही हैं जो उस क्लास के हिसाब से पढ़ सकते हैं। ये तो हमारे इस देश की मास एजुकेशन की हालत है और हम विश्व गुरु करने की बात करते हैं। तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। और क्यों ना जाएं, उनको तो अपने बच्चों का भविष्य चाहिए ना। और प्राइवेट स्कूल्स में हर साल महंगी पे महंगी फीस होती है और फैसिलिटीज कुछ नहीं। मैंने यहाँ तक कि मेड्स को देखा है अपने पेट काट के बच्चों को महंगे स्कूल में भेजते हुए, जहां उनको, मैं बता रहा हूँ, उनको उन नौकरियों के लिए प्रिपेयर करने किया जा रहा है जो होंगी ही नहीं। और ये सबसे बड़ा स्कैम है। पूरी यूनिवर्सिटीज जितनी डिग्री बांट रही है ना, कुछ भी किसी काम की नहीं है। आज यूट्यूब पे ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है, आप वहां से ज्यादा सीख सकते हैं। पूरा स्कैम चल रहा है और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि एंड में कुछ मिलेगा कि नहीं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि सिस्टम फेल कर रहा है, ट्रेजेडी ये है कि हम सबको पता है और फिर भी हम चुप है। हमारे कल्चर की बात कर लेते हैं। आज हमारा कल्चर 15 साल के बच्चों को क्या दिखाता है? हनी सिंह के गाली भरे गाने, या वो मासूम शर्मा के गैंगस्टर वाले लिरिक्स, या हमारे क्रिकेटर्स एक सेकंड नहीं सोचते गैम्बलिंग आपको प्रमोट करने से पहले, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या रोहित शर्मा या कोई भी हमारे टीम 11 ले लो। और इन्फ्लुएंसर्स की तो क्या ही बोले, इन्फ्लुएंसर्स की तो क्या ही बोले। एलविश यादव एंड्रू टेट को यूथ हीरो बना बैठा है, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को भी कूल बताते हैं। और एक्टर्स, अजय देवगन पान मसाला बेच रहा है तो अरशद वारसी ट्रेडिंग स्कैम में पकड़े गए हैं। ये तो हमारे हीरोज हैं, इनको हमने अपने सर पे चढ़ा रखा है, इनको हम सारा पावर दे देते हैं और फिर हम पूछते हैं कि यार ये इतना सिस्टम खराब क्यों है। यार आजकल के लोगों में, यूथ में मोरल्स नहीं है। इन सब के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, इनको हमने अपने सर पे बिठा रखा है। और यही लड़का जब बड़ा हो जाता है ना, तो देखता है अपने आसपास
कि अरे महंगी लाइफस्टाइल, फॉरेन ट्रिप्स, डिजाइनर कपड़े, उसको लगता है यार मेरी लाइफ तो बेकार है, मैं तो फेलियर हूं, मेरे माँ बाप भी बेकार है, मुझे भी वैसी लाइफ चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे क्रेडिट कार्ड पे लोन, ईएमआई पे ईएमआई भरनी पड़े, मैं महंगा आईफोन लूंगा, मैं महंगे कपड़े खरीदूंगा, चाहे मुझे कितना भी उसके लिए लोन उठाना पड़े। वो उन लोगों को इंप्रेस कर रहा है जिनको उसकी लाइफ से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बस वो एक इंस्टा पिक के लिए वो कर्ज में डूब जाता है। और थोड़े टाइम बाद जब रियलिटी थप्पड़ मारती है तो फिर तो फिर अब किसी तरह ध्यान भटकाना है, तो फिर शुरू होते हैं नशे, गांजा, दारू, आज हर तरह का नशा अवेलेबल है। बस किसी तरह से अपने इमोशंस को मार दो, अपने आप को नम कर दो, बोल दो फक विद द वर्ल्ड, बस ये करने के लिए। और इसकी खुले आम मार्केटिंग होती है क्योंकि प्लेटफॉर्म्स को पैसा चाहिए, मीडिया को टीआरपी चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म्स ही तो मीडिया को फंड कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे तो कल्चर में भी नशे को इतना प्रमोट किया जाता है कि हर दूसरे गाने में दारू का मेंशन है। सोच के देखो हमने कैसा कल्चर बनाया हुआ है। और फिर हम कह रहे हैं यार यूथ बहुत इंसेंसिटिव है, यूथ में बहुत एपैथी है। होगी ना, इसी सबसे तो होगी। ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसी कंज्यूमरिज्म तुम दिखाओगे, आ, ऐसे नशे तुम उनको नशे की लत लगवाओगे तो यही सब होगा। और लड़कियों पे तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब आई नो उन लड़कियों को जानता हूँ जो डिप्रेशन में चली गई हैं बॉडी शेविंग के कारण, क्योंकि इतना साइज जीरो और इतना प्रमोट किया गया इंस्टाग्राम पे एक पर्टिकुलर बॉडी फिगर की, उनको लगता है कि यार मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, तो मेरा तो इस देश में कोई फ्यूचर ही नहीं है। अभी कुछ साल पहले तक फेयर एंड लवली का एड आता था जिसमें लड़की गोरी होती थी तभी उसका फ्यूचर बनता था। रील्स हर चीज को इतनी सेक्सुअलाइज कर देती है, इतनी सेक्सुअलाइज कर देती है कि आप कोई नॉर्मल चीज देख ही नहीं सकते। एक पूरी जनरेशन को सेक्स का गलत मतलब बताया गया है, ज्यादातर जो पॉन से आया है। और इंस्टा ने इस गंद को अलग ही लेवल पे फैलाया है। अगर इंस्टा का एल्गोरिदम 14 साल के बच्चे को सेमी पॉन, सेमी न्यूडिटी दिखा रहा है तो वो कोई लिबरल चीज या कोई प्रोग्रेसिव चीज नहीं है। मैं उसे टेक्नोलॉजी नहीं मानता। और जॉब मार्केट की तो क्या ही बात करें। एआई नौकरियां खा रहा है और जो बच गई हैं वो कुछ टाइम में खा जाएगा, और हम इंडियन से ही बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे यार हमें अपना मॉडल बना लेना चाहिए था। और इसके सीधे सीधे जिम्मेदार है हमारा कल्चर। हजारों करोड़ रुपया होते हुए भी, एक्स्ट्रा कैश होते हुए भी हमने आर&डी पे कभी खर्च नहीं किया। ये हजारों कॉलेज जो हजारों कॉलेज 100% प्लेसमेंट का सपना तो दिखाते हैं, बट अंदर से उनकी कोई सेटिंग होती है किसी कंपनी से, और वो भी 6 महीने की ट्रेनिंग बाद निकाल देता है। आज पूरा यूथ मासिव अनएम्प्लॉयमेंट पे बैठा है, इंक्लूडिंग आईआईटीज में। मैं आईआईटी से हूँ, मैं बता रहा हूँ, वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे बड़े स्कैमर से ये यूनिवर्सिटी वाले लोग जो 100% प्लेसमेंट का झोंका देके धड़ल्ले से बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहाँ सिर्फ सीएस के कोर्सेज हैं, वो एरिया जहाँ ऑटोमेशन सबसे ज्यादा खतरा बना बैठा है। कहीं भी स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, बेसिक स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है। 95% स्टूडेंट्स को तो अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। और फिर आता है इसमें सरकार का जवाब। सरकार का जवाब क्या है? कुछ नहीं, रेवड़ी और अग्निवीर टाइप स्कीम्स। सीधे धीरे सारी सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रेक्चुअल की तरफ ही जाएंगी, क्योंकि सरकार को भी पता चल गया है कि यार इन लोगों को कुछ हम क्यों पाले इनको। यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एसएससी जैसे एग्जाम साइकिल्स में बच्चे 5 से 10 साल अपने जवानी के निकाल देते हैं और मिलता कुछ नहीं है। मैंने खुद फील किया ये एग्जाम बने ही ऐसे कि कोई इसमें स्किल नहीं आपका इंप्रूव होता है, कोई भी एनालिटिक्स भी नहीं कि आप ऐसा कि कंसल्टिंग में चले जाओ इसके बाद, या आप कुछ रिसर्च कर लो, कुछ भी नहीं। और ये एग्जाम बने ही ऐसे होते हैं कि 99.9% बच्चे तो फेल होंगे ही और उनका कुछ नहीं होता, मतलब मोस्ट। और फिर प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में 60 से 70 घंटे नॉर्मल माना जाता है। बिल्कुल बहुत जगह टॉक्सिक वर्क कल्चर है, मैनेजर आपका खून चूसेगा, सैलरी जो इन्फ्लेशन के साथ कभी बढ़ी ही नहीं, और ऐसे शहर में रहना जहाँ रहने के मानने हैं। तो कई लोग तो पेरेंट्स के साथ रहना उनकी मजबूरी है। इन सारी चीजों से निकलता है आज का सबसे बड़ा क्राइसिस,
लोनलीनेस क्राइसिस। हम लोगों से तो घिरे हुए हैं बट हम अकेले हैं। कहते हैं कि अकेलापन आदमी को खा जाता है। मैं कहता हूं खाता नहीं है, पागल बना देता है। मैंने खुद ने ये फील किया है। कारण तीन, पहला तो सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है कि रियल वर्ल्ड से लोगों का कनेक्शन ही हट गया है। पहले होता था यार कि दोस्त से मिलने जाना है, या फिर गली के कोने में गए तो दोस्त मेरे यारी मिल गए, कुछ बातें हो गई, स्मॉल टॉक हो गया, उसका स्पेस ही नहीं रह गया है। दूसरा, इसी से रिलेटेड थर्ड स्पेस, जैसे वो जगह है जहां आप नए लोगों से मिलते हो, इतना कम हो गया है कि आप कहां जाओगे मिलने नए लोगों से। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो मर्द अपनी कभी इमोशन ही नहीं दिखाते, और क्योंकि वो इमोशन ही नहीं दिखाते तो सब लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, बस कमाओ कमाओ किसी तरह से, तुम्हारा स्टेटस तुम्हारे काम से है। तो लग जाते हैं यार वो ऑफिस में पूरे टाइम ऑफिस का काम करना, काम ही काम काम ही काम, तो बाकी चीजों के लिए कहां रहेगा समय, रिलेशनशिप के लिए कहां निकलेगा समय। सब लोग उसी को भाव देते हैं जिसके पास एक स्टेबल जॉब या स्टेबल काम हो, तुम्हारे काम से तुम्हारी पहचान है। तो फिर काम से ही पहचान है तो कहां समय मिलेगा किसी को रिलेशनशिप करने का, या फिर कहां समय मिलेगा किसी को कि दो टुक कोई रिश्ता निभाने का। आज भी हमारा समाज पैसे को और स्टेटस को ज्यादा भाव देता है, ना कि पर्सनालिटी और कैरेक्टर को। और औरतों पे तो इसका और भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मॉडर्न भी बनिए बट ट्रेडिशनल भी रहिए, करियर बनाओ बट घर भी संभालो, कॉन्फिडेंट रहो बट ज्यादा मत बोलो, और ये सब करो ये जानते हुए कि रोज जब आप घर से निकलते हो आपको नहीं पता कि आप सेफ लौटोगे कि नहीं, वर्क प्लेस में हरासमेंट होगा कि नहीं, इक्वल पे मिलेगा कि नहीं, क्या प्रमोशन के लिए किसी और लड़के को आगे कर दिया जाएगा। और फिर सोसाइटी बोलती है यार फेमिनिज्म तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और फिर आता है हमारा मिडिल क्लास ट्रेड, जैसे ही कोई 28 पार कर जाए उसके बाद पूरी सोसाइटी लग जाती है शादी शादी शादी, यार ये फोटो देख ले, यार इससे बात कर ले, जैसे कि शादी ना हो एक मैरिज प्रेशर कुकर हो। आपको शादी करनी है, आप खुश हो कि नहीं हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी का टाइम आ गया, शादी तो करनी है। बट एक सच बताऊं, एक रिसर्च ने पाया है कि ज्यादातर शहरों में, इंडिया के शहरों में, बेंगलुरु दिल्ली मुंबई में, आज आप एक अपना घर नहीं ले सकते। घर की कीमत 2 करोड़ 3 करोड़ पहुंच गई है, जो आज सैलरी से आप कर ही नहीं सकते। तो आप शादी करके जाओगे कहां। आपकी सैलरीज और जॉब, जो काफी लोग जॉब थ्रेट फेस कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यार मेरी जॉब का कभी कंफर्म नहीं है, मैं कैसे शादी कर लूं, मैं कैसे कमिटमेंट दे दूं। और हमारे समाज ने कभी लड़कों को सिखाया ही नहीं, लड़कों को क्या हम सबको ही नहीं सिखाया कभी कि इमोशनल मैच्योरिटी, सेक्सुअल वेलनेस, सेक्सुअल मैच्योरिटी, इन सब टॉपिक्स पे कभी बात ही नहीं हुई। तो हमारा तो रवैया वही है जो फिल्मों से हम या पीयर से सुनते आ रहे हैं, जो बिल्कुल टॉक्सिक है। इसलिए कहते हैं कि हम वो जनरेशन है जो दिखने में तो सबसे ज्यादा कनेक्टेड है बट अंदर से सबसे ज्यादा खाली है। और हम क्या करते हैं, इसको एड्रेस करने के बजाय हमेशा की तरह कारपेट के नीचे दबा देते हैं। और एक और खतरा है जो आज हमें जो सामने से घूर रहा है, वो है हमारा क्लाइमेट क्राइसिस। हर दिन, पिछले साल 2025 में हर दिन क्लाइमेट डिजास्टर से कोई ना कोई मरा है। गर्मी की देख लीजिए, हर साल गर्मी के नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। या जो मैंने पहले आपको बताया था कि कोई अगर साफ हवा मांग रहा है तो उसको उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। पहले दिशा रवि का केस हुआ था, अभी ये क्लाइमेट प्रोटेस्ट हुए हैं। और पता ताज्जुब की बात क्या है, जो लोग इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है वही सबसे पहले मरेंगे। महाराष्ट्र में हर साल फार्मर सुसाइड करते हैं सूखे के कारण। हर साल बाढ़ में पता नहीं कितने घर बह जाते हैं, कभी चेन्नई में आता है, कभी बंगाल में, कभी असम में, और पता नहीं ना कितनों के घर बर्बाद हो जाते हैं। फिर भी हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। दिल्ली में छोटे छोटे बच्चों के, मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े सड़ रहे हैं क्योंकि हम उन्हें साफ हवा नहीं दिला पा रहे हैं, साफ पानी नहीं दिला पा रहे हैं। ये है हमारा इंडिया। और जो अमीरजादे कर रहे हैं ना, जो अमीरजादे ये कर रहे हैं, वो इसका भार कभी नहीं उठाएंगे। वो तो बस एक अच्छी सी स्पीच देंगे कहीं जाके, बस
तो इस बीच हमारी सरकार कहाँ है ना सरकार। ये युवराज मेहता के केस में दिख गया था, जो नोएडा का टेकी था, मेहनत करने वाला बंदा, सैलरी कमाता था, मिडिल क्लास था, एक गड्ढे में गिर के मर गया। एक गड्ढे में, सोचो 2 घंटे तक वो उसमें फंसा रहा और कोई नहीं आया बचाने। एक गड्ढे में, और जिसकी कंप्लेंट पहले हो चुकी थी। ये एक एक्सीडेंट नहीं है, सिस्टम द्वारा किया गया मर्डर है, मर्डर। और तुमको लग रहा होगा यार एक एग्जांपल, ऐसा नहीं, पूरा पैटर्न है। गवर्नेंस फेलियर, इतने बारिश आती है, फुट ओवर ब्रिज ढह गया, फुट ओवर ब्रिज ही ढह गया। गुड़गांव में 100 करोड़ के फ्लैट ले लिए गए हैं, बट उसके आगे पानी जमा हुआ है। वाह। ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बट वहां बच्चों को बेसिक रखने के वेंटिलेटर्स नहीं है और बच्चे मर जाते हैं। ये हमारा इंफ्रा है, और इन पे तो कोई बात ही नहीं करता। ट्रैफिक जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ मुद्दे हैं वो धर्म के, कि भाई मुसलमान बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए, मुसलमान बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं। बट जो उससे लोगों की जिंदगी जिससे बर्बाद हो रही है, महंगाई, हेल्थ क्राइसिस, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, ट्रैफिक के वोज, इस पे कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि इस पे बात करेंगे तो अनुकूल हो जाएंगे ना। हमारी सोसाइटी साइंटिस्ट को मरने के बाद फूल माला चढ़ा देती है, बट जीते जी इन्फ्लुएंसर्स को पूछती है। जहां साइंस की कदर नहीं है, सुपरस्टिशन की है, एस्ट्रोलॉजी की है। यहां सच नहीं, बाबाओं की को पूजा जाता है। यहां सच को नहीं, बाबाओं को पूजा जाता है। हमारी देशभक्ति सिर्फ क्रिकेट मैच, इंडिया के क्रिकेट मैच जीतने के बाद पटाखे जलाने में या फिर पाकिस्तान को गाली देने में निकलता है। और फिर ऐसे ट्वीट्स आते हैं, तुम इंडिया में रहते हो, पागल हो तुम। बताओ, अपने ही देश में रहना जो एस्पिरेशनल होना चाहिए था, वो आज शर्म की बात हो गई है। उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो बाहर नहीं जा सकते, उन लोगों की जो उनके पास मौका था, पासपोर्ट है, पैसा है, बाहर नहीं गए और वो आज यहीं पे। उनसे पूछो क्यों रुके हुए हो। ज्यादातर नजरें झुकी हुई मिलेंगी, या ज्यादातर लोग खामोश मिलेंगे, खामोश। तो कहीं तो है प्रॉब्लम। हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, बट क्या क्यों हो रहा है ब्रेन ड्रेन? क्यों लोग यहां से बाहर जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ का सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें इतनी टूटी हुई है कि लोग आज भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैं जानता हूँ ये सब सुन के लग रहा होगा कि यार सब कुछ तो बेकार है, सब कुछ तो टूटा हुआ है, बट नहीं, इस टूटे हुए माहौल में भी कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने बेड़ा उठाया और बोला हम चीजें बदलेंगे। रेवंत जो फूड फार्मर की तरह हेल्थ लिटरेसी फैला रहे हैं, वेरी गुड एग्जाम्पल। अफरोज शाह जो मुंबई के बीच क्लीन अप करते हैं, एक बंदा भी चेंज ला सकता है, उन्होंने दिखाया है। सोनम वांगचुक जिन्हें बाय द वे जेल में डाल दिया गया है, उन्होंने कितने अच्छे पेडागॉगी के इनोवेशंस किए हैं। ये सारे मुद्दे एक दूसरे से रिलेटेड है। और पता है सबसे ज्यादा हम क्या खो रहे हैं आज? अपना जमीर, अपना ईमान। अब यहाँ पर 2 रास्ते हैं, या तो जो चीज चल रही है चलने दो, इसको वीडियो को बंद करो, दूसरी रील देखने लगो, या जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। जैसे हम एक छोटा सा स्टेप ले रहे हैं कि एआई असेसमेंट करा के हम मैनुअल लेबर रिड्यूस कर रहे हैं टीचर का, उसको बता रहे हैं कि ये बच्चे आपकी क्लास में सबसे बुरा पढ़ते हैं। वैसे ही आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करिए जिससे इंडिया की ग्रोथ पॉजिटिवली इंपैक्ट हो। क्योंकि ये देश हमारा है, इसे हमें ही बनाना है। यस, हमें बनाना है, क्योंकि अभी ये देश काफी आगे जाने की क्षमता रखता है। क्लाइमेट चेंज की बात सारी खोखली है। अगर आप घर पे पानी नहीं बचाते हैं, आप घर पे कंपोस्टिंग नहीं करते हैं, आप घर पे ही बिजली नहीं बचाते हैं। इससे भी मैं आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ब्रेन रॉट कंटेंट देखना बंद करो। ब्रेन रॉट वो हर कंटेंट है जो आपको डंब करता है, जो आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, कोई नई चीज सिखाता नहीं, कोई आपको बेहतर नहीं बनाता। वो सारी चीजें जितनी आप देख रहे हैं वो सब बंद करो। अगर आपको ये लग रहा है ब्रेन रॉट, तो इसको भी बंद करो। आपको अपने दिमाग को हर सेकंड स्टिमुलेशन देने की जरूरत नहीं है। यस, आप बोर भी हो सकते हो, और ये आपकी क्रिएटिविटी और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डूम स्क्रॉलिंग होती है, जो ब्रेन रॉट कंटेंट है, ये देखना बंद करो। इससे वो लोग तो कमा रहे हैं जो ये बना रहे हैं, बट आपका मेंटल हेल्थ भाड़ में जा रहा है। और उन सेलिब्रिटीज को ताकत बिल्कुल मत, जो देश के लिए कुछ नहीं सोचते, जो बल्कि देश का नुकसान कर रहे हैं। अपने आपके शहर में ढूंढिए
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई किसी मुद्दे पे काम कर ही रहा होगा। कोई हो सकता है इन्वायरमेंट का कोई इशू उठा रहा हो, कोई हो सकता है किसी वुमेन राइट्स का कोई इशू उठा रहा हो, कोई हो सकता है गवर्नेंस की किसी चीज पे कुछ काम कर रहा हो। जाइए, उसका भाग बनिए, अपनी मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए। क्योंकि देश इलेक्शंस के में वोट डालने से नहीं बनता है, वो उन दो इलेक्शन के बीच हम क्या करते हैं उससे बनता है। हम सभी के पास चॉइस है कि या तो हम गिव अप कर दें या हम ठान लें बदलने की। और अगर आप यहां तक आए हो तो आप उन 1% में हैं जिनको फर्क पड़ता है कि देश कैसा है, उससे फर्क पड़ता है। तो अब सोचो मत, करो। जय हिंद।